Dear students, I have full hope that you all are understanding the biology lecture completely. So let's study biology chapter 5th of class 11th today and understand how we can get the highest marks in the biology exam. If you have not subscribed yet, then subscribe now so that you keep getting notification of future videos. Let's start now. We will study about vacuoles. Vacuoles are membrane-bound sacs permanently found in plant cells. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Vacuoles are membrane-bound. Vacuoles जो होता है ये membrane bound होता है, इसके चारों तरफ membrane के bound होते हैं. And sac मतलब क्या? जैसे गोनी, थैली के स्ट्रक्चर का रहता है. परमानेंटली फाउंड इन प्लांट सेल, ये मुख्यतः प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है. तो क्या दिया हुआ है? वेक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक परमानेंटली फाउंड इन प्लांट सेल. वेक्यूल्स के किनारे किनारे में क्या रहता है? मेम्ब्रेन बाउंड रहता है. ये सेक स्ट्रक्चर की तरह होता है. सेक मतलब गोनी के स्ट्रक्चर का. प्रोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट सेल, मुख्यतः ये प्लांट सेल में पाया जाता है. इन एनिमल सेल्स व्हेनेवर प्रेजेंट दे आर फ्यू इन नंबर. अगर ये जो है एनिमल सेल में पाया मिलता है, अगर ये एनिमल सेल में है तो दे आर फ्यू इन नंबर, तो ये नंबर में कम रहते हैं. एंड स्मॉलर इन साइज, और इनकी साइज़ भी कम रहती है. ओके, तो इन एनिमल सेल के अंदर व्हेनेवर अगर ये पाए जाते हैं, प्रेजेंट है. अगर व्हेनेवर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, व्हेनेवर प्रेजेंट, अगर ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है, दे आर फ्यू इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज, ये नंबर में फ्यू होंगे और साइज में स्मॉलर होंगे. जनरली दे आर 2 or 3 परमानेंट वैक्यूल्स इन ए प्लांट सेल. क्या कहते हैं? मुख्यतः प्लांट सेल के अंदर 2 या 3 परमानेंट वैक्यूल्स पाए जाते हैं या होते हैं. तो क्या दिया हुआ पहले पैराग्राफ में? वेक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड. वेक्यूल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, इसके मतलब वेक्यूल्स के किनारे किनारे मेम्ब्रेन होते हैं. एंड सेक्स गोनी के आकार का होता है. प्रोमिनेंटली मुख्यतः फाउंड इन प्लांट सेल, ये मुख्यतः प्लांट सेल में पाया जाता है. इन एनिमल सेल्स व्हेनेवर प्रेजेंट, जब ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, दे आर फ्यू इन नंबर, वे नंबर में फ्यू होते हैं, कम होते हैं. एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में छोटे होते हैं. जनरली दे आर 2 or 3 परमानेंट वैक्यूल्स इन ए प्लांट सेल, मुख्यतः प्लांट सेल के अंदर 2 या 3 परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? इन सम लार्ज प्लांट सेल, अगर इन प्लांट सेल बड़े प्लांट सेल के अंदर अगर वैक्यूल्स है, इन सम लार्ज प्लांट सेल ए सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्युपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल. मतलब क्या दिया हुआ यहाँ पर? प्लांट सेल अगर बड़ा है तो वहाँ पर ए सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक ही वैक्यूल जो है ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, सेल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ऑक्युपाई करता है. ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा में वैक्यूल्स रहता है. और कहाँ रहता है? सेंट्रल पार्ट में. अगर प्लांट सेल लार्ज प्लांट सेल है तो वहाँ पर वैक्यूल्स बीच में होगा. ओके, और क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है, वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई करेगा. इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल्स. अगर प्लांट सेल लार्ज प्लांट सेल है, वैक्यूल सेंटर में है, तो उसे क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल. इसको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं. इन सच सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्युपाई as much as 90% of the total volume of the cell. देखो आगे क्या दिया हुआ है? इन सच सेल, अगर लार्ज प्लांट सेल है तो वैक्यूल्स जो है कैन ऑक्युपाई as much as 90% of the total volume of the cell. मतलब अगर बड़ा सेल है, लार्ज प्लांट सेल है, तो वहाँ पर लगभग 90% जो वॉल्यूम से है वो कौन ऑक्युपाई करता है, कौन ले लेता है? वो वैक्यूल्स लेता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है? सेकंड पैराग्राफ फिर से देख लीजिए. इन सम लार्ज प्लांट सेल, बड़े से लार्ज प्लांट सेल के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल्स ऑक्युपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल. एक वैक्यूल जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल के सेंटर में होता है. इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल, इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं. और उसमें वो 90% वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई करता है.
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वेक्यूल्स आर फाउंड बाय सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन, द वेक्यूल्स आर बाउंड बाय द वेक्यूल्स आर बाउंड बाय सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी द प्रेम्बल के मेम्ब्रेन क्या है, देखो एक्चुअली कैसे है, तीन होते हैं, एक फ्रीली प्रेम्बल, एक होता है सिलेक्टिव प्रेम्बल और एक होता है सेमी प्रेम्बल। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द वेक्यूल्स आर बाउंड बाय सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो वेक्यूल्स है वो सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन से है, तो सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन, तो सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन जो है इसका क्या काम है, यहाँ पर क्या दिया हुआ कि वेक्यूल जो है वो सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो सेमी प्रेम्बल का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंस को अंदर लेता है और कुछ सब्सटेंस को बाहर छोड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको मेम्ब्रेन जो है तीन टाइप्स के, फ्रीली मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टिव मेम्ब्रेन और सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। तो फ्रीली मेम्ब्रेन में क्या होता है, फ्रीली मेम्ब्रेन के अंदर जो है कोई भी सब्सटेंस अंदर आए, कोई भी सब्सटेंस बाहर जाए, ऐसा फ्रीली मेम्ब्रेन रहता है। और उसके बाद सिलेक्टिव के अंदर मेम्ब्रेन क्या करता है, वो जिस सब्सटेंस को चाहता है उसको अंदर लेता है, जिसको नहीं चाहता उसको अंदर नहीं लेता है। लेकिन सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जो है मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर लेता है और कुछ सब्सटेंस बाहर छोड़ता है। तो यहाँ पर वेक्यूल्स में क्या है, वेक्यूल्स में कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब है कि वेक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंस को वेक्यूल्स के अंदर लेता है और कुछ सब्सटेंस को बाहर छोड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। इसका मतलब वेक्यूल्स के जो किनारे किनारे जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। याद रखना, ये सीटी के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि जो वेक्यूल्स के मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, वेक्यूल्स के जो किनारे किनारे जो वेक्यूल्स जो है जिस मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, जिसे उसे क्या कहते हैं, सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। तो सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। This membrane help in maintaining the composition of vacuolar fluid। अब देखिए जो वेक्यूल्स का मेम्ब्रेन है जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन क्या करता है, मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ वेक्यूलर फ्लूइड द सेल शेप। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या दे रहा है कि ध्यान देने का, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था उसका लिक्विड जो है, उसको हम क्या साइटोसोल बोलते थे। और वेक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है, वेक्यूल्स के अंदर के फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, सेल शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल शेप। सेल शेप मतलब क्या, फ्लूइड ऑफ वेक्यूल। ओके, साइटोसोल जो है वो किसका फ्लूइड है, वो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड है। और उसी तरह से नॉर्मली वेक्यूल्स जो है उसके फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेल शेप। तो यहाँ क्या कर रहा है, दिस मेम्ब्रेन हेल्प इन मेंटेनिंग, जो वेक्यूल्स का मेम्ब्रेन है वो हेल्प करता है क्या, मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ वेक्यूलर फ्लूइड, मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ वेक्यूलर फ्लूइड द सेल शेप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोसोल्स। मतलब कि जो वेक्यूल्स का मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वेक्यूलर के अंदर के फ्लूइड जो है उसको जो वेक्यूल्स के अंदर फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, सेल शेप। सेल शेप जो है उसको भी मेंटेन करता है एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोसोल। वेक्यूल्स के किनारे मेम्ब्रेन होने के कारण ही साइटोसोल क्या था, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। और उसके वेक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे हम, सेल शेप। तो सेल शेप और साइटोसोल दोनों को अलग रखने का काम कौन करता है, दोनों को अलग रखने का काम जो है ये वेक्यूल्स का मेम्ब्रेन यानी कि टोनोप्लास्ट करता है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन ऑफ सेल शेप डिफर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कंपोजिशन ऑफ सेल शेप डिफर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये तो मतलब कि जो सेल शेप है, सेल शेप का जो कंपोजिशन है वो टाइप्स ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड होता है। जिससे जैसे सेल होगा उसके हिसाब से कंपोजिशन ऑफ सेल शेप भी होगा। सेल शेप मतलब पता है ना, सेल शेप का मतलब क्या था, वेक्यूलर फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड ऑफ द वेक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, सेल शेप। और कंपोजिशन ऑफ सेल शेप जो है डिफर अलग अलग होता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप से सेल में। आगे क्या दिया हुआ है, द सेल शेप ऑफ सेंट्रल वेक्यूल इज ए स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयंस।
जो सेल शेप है, जो वैक्यूल्स का फ्लूइड है, उसके अंदर क्या स्टोर रहता है, क्या दिया हुआ है, द सेल शेप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, जो सेंट्रल वैक्यूल है, ओके, जो वैक्यूल्स के अंदर सेल शेप है, ओके, वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, सेल शेप। द सेल शेप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर का जो सेल शेप है, फ्लूइड है, इज ए स्टोर, वो स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, हाउस ऑफ वेरियस आयंस, मतलब बहुत से आयन को स्टोर करता है। ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मली वैक्यूल्स जो है ये अच्छी भी चीज़ों को स्टोर करता है और हार्मफुल चीज़ों को भी स्टोर करता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द सेल शेप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल्स इज स्टोर हाउस ऑफ ए वेरियस आयंस। सेल शेप जो है वो उसके वैक्यूल्स के सेल शेप में बहुत से आयन जो है स्टोर किए गए रहते हैं। एंड दस इज हाइपरटोनिक ऑफ साइटोसोल, ओके, हाइपरटोनिक ऑफ साइटोसोल। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ, आयंस की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वो हाइपरटोनिक होता है। यानी कि जो सेल शेप है, सेल शेप क्या था, वो वैक्यूल्स के अंदर का फ्लूइड था। साइटोसोल क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर का फ्लूइड है। तो साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल है उसमें आयन की मात्रा कम होती है, सेल शेप में आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्या कंपेयर किया गया है, क्या कह रहा है कि सेल शेप जो होता है ये हाइपरटोनिक होता है कंपेयर देन साइटोसोल। मतलब साइटोसोल की अपेक्षा सेल शेप के अंदर आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो क्या यहाँ दिया है, द सेल शेप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज ए स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयंस। सेल शेप के अंदर बहुत से आयन स्टोर किए रहते हैं, दस इसलिए इज हाइपरटोनिक टू साइटोसोल। इसलिए ये साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड है साइटोसोल, उसके कंपेयर में ये हाइपरटोनिक होता है। कौन, सेल शेप। आगे क्या दिया हुआ है, स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स ऑफ सर्टन प्लांट्स स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्रोटीन। अब देखो स्मॉल वैक्यूल्स, हमने देखा कि नॉर्मली लार्ज प्लांट सेल है तो वहाँ पर जो है ये सेंट्रल वैक्यूल्स है। अब यहाँ पर स्मॉल वैक्यूल्स क्या है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इन सीड्स, किसमें, सीड्स के अंदर, ऑफ सर्टन प्लांट्स स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल। वो लोग क्या करते हैं, जो सीड्स के अंदर के स्मॉल वैक्यूल्स हैं वो लोग क्या स्टोर करके रखते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल, लाइक प्रोटीन, ओके। जैसे अभी छोटा सा मान लीजिए बीज है और सीड्स है, उसको हमने ज़मीन के अंदर डाल दिया, तो ज़मीन के अंदर जो है अभी तो उसके अंदर जो लीव्स वगैरह नहीं निकले हुए हैं, फोटोसेंसिस वगैरह नहीं कर सकता, तो सीड्स जो है सर्वाइव कैसे करेगा। तो ऐसे में वो क्या करता है कि जो वैक्यूल्स के अंदर प्रोटीन है उसको यूज़ करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसको लेता है, जिस कारण से वो सर्वाइव करता है। तो वही यहाँ पर दिया कि स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स के अंदर के जो स्मॉल वैक्यूल्स है ऑफ सर्टन प्लांट्स स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल, वो लोग ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि प्रोटीन वगैरह स्टोर करके रखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, इन वैक्यूल्स अलॉन्ग विद द एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट। मतलब जो वैक्यूल्स है वो एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, मतलब वेस्ट मटेरियल, इन वैक्यूल्स अलॉन्ग विद द एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट अदर कंपाउंड्स आर स्टोर। मतलब वैक्यूल जो है केवल वेस्ट मटेरियल ही नहीं स्टोर करता बल्कि और भी कंपाउंड वगैरह भी, वो और ढेर सारे कंपाउंड्स को भी स्टोर करके रखता है, दैट आर हार्मफुल एंड द अनपेलेटेबल टू द हर्बीवोरस। देखो क्या कहता है कि जो वैक्यूल्स है वो वेस्ट मटेरियल, जो एक्सक्रीटरी और प्रोडक्ट है उसको तो स्टोर करके रखता ही है, साथ में अदर कंपाउंड्स और भी बहुत से कंपाउंड को भी स्टोर करके रखता है। कुछ ऐसे कंपाउंड को भी जो वैक्यूल्स जो है स्टोर करके रखता है जो हार्मफुल है, ओके, या फिर जो कैसे प्रोडक्ट हैं, अनपेलेटेबल टू हर्बीवोरस। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है अनपेलेटेबल मतलब इनडाइजेस्टेबल और डिस टेस्टफुल, मतलब कि जो हर्बीवोरस मतलब जो नॉर्मली ये क्या कहते हैं उसको, शाकाहारी वगैरह होते हैं जो केवल लिप्स वगैरह ये सब खाते हैं। तो हर्बीवोरस जो है वो नॉर्मली उसके लिए वो कैसे हो जाता है, इनडाइजेस्टेबल हो जाता है एंड डिसटेस्टफुल रहता है। तो हमने क्या देखा, इन वैक्यूल्स अलॉन्ग विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वैक्यूल जो है वो वेस्ट मटेरियल तो स्टोर करके ही रखता है और अदर कंपाउंड भी स्टोर करता है, जैसे कि हार्मफुल वगैरह जो कंपाउंड्स है उसको भी स्टोर करके रखता है। जिस कारण से क्या होता है, अगर कोई हर्बीवोरस
जो है कि उस प्लांट को खाता है, तो उस प्लांट को खाने के बाद वो प्लांट जो है उसके अंदर वेहिकल्स में हार्मफुल प्रोडक्ट होने के कारण से वो उसके लिए क्या हो जाता है, इनडाइजेस्टेबल हो जाता है, डिसटेस्टफुल हो जाता है। ताकि वो मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो जो वो हर्बीवोरस ने जिसने उस प्लांट को खाया, अगर उसके वेहिकल्स के अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट थे और उसको उसने खाया तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अगली बार क्या होगा कि वो हर्बीवोरस उस प्लांट को नहीं खाएगा। तो अगर उस प्लांट को नहीं खाएगा तो वो प्लांट क्या होगा, वो प्लांट जो है उसका प्रोटेक्शन होगा। तो इस प्रकार से जो वेहिकल्स जो है इनडायरेक्टली जो है वो उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो यहाँ पर क्या है, वेहिकल्स जो है वो केवल वेस्ट मटेरियल ही नहीं स्टोर करके रखता, बल्कि कुछ हार्मफुल जो और इनप्लेटेबल सब्सटेंस जो है उसको भी स्टोर करके रखता है, हाँ, ताकि हर्बीवोरस से प्लांट जो है प्रोटेक्ट हो सके। आगे दिया हुआ है देयर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स। देखो दिया हुआ देयर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स, मतलब व्हीकल्स के अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट कंपाउंड्स स्टोर रहते हैं उस कारण से अगर कोई हर्बीवोरस उसको खाया तो उस कंडीशन उसको इनडाइजेस्टेबल हो जाता है। तो अगली बार वह हर्बीवोरस उस प्लांट को नहीं खाएगा। तो इससे क्या होगा, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स की रक्षा होगी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ पेटल्स आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट्स इन वेहिकल्स। देखो ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, उनके अंदर जो अट्रैक्टिव आकर्षक कलर वगैरह आते हैं वो भी किसके कारण से आते हैं, स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट इन वेहिकल्स के अंदर कुछ पिगमेंट स्टोर रहते हैं जिस कारण से पंखुड़ियों को अलग अलग कलर या अट्रैक्टिव कलर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल बाय द फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल बाय द ये फैगोसाइटोसिस मतलब क्या था, हमने पीछे भी इसको स्टडी किया था। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को खींचकर अपने अंदर लेना, फैगोसाइटोसिस। ओके, तो इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स। मतलब वैक्यूल्स क्या करता है, कभी कभी वो जो फूड मटेरियल वगैरह रहते हैं उसको फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब खींचकर अपने अंदर लेता है। इसको अगर फूड को खींचकर उसने वैक्यूल्स ने अपने अंदर लिया तो बोलेंगे फूड वैक्यूल्स। अगर सपोज यहाँ पर किसी दूसरे सब्सटेंस वगैरह को, प्रोटीन वगैरह को या किसी दूसरे स्ट्रक्चर को, लिपिड वगैरह को अपने अंदर खींच के लिया तो उसको बोलेंगे कि नॉर्मल लिपिड वैक्यूल्स। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इनटेक ऑफ फूड एंड फॉरेन पार्टिकल बाय द फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स। मतलब फूड वगैरह को क्या करता है, वैक्यूल्स खींच कर अपने अंदर लेता है, तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल्स। आगे क्या दिया हुआ है, इन फ्रेश वाटर के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक पैरामीशियम, जैसे पैरामीशियम वगैरह हो गया, ये इजर्सन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब पैरामीशियम जो है इजर्सन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब अपने जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है जो बॉडी के बाहर इसको निकालना है, तो टेक प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मतलब कैसे करता है, वो अपने वैक्यूल्स को सिकोड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो दिया है कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या, सिकोड़ना। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब क्या, सिकोड़ना। मतलब कि नॉर्मली जो पैरामीशियम है ये अपने वैक्यूल को जब सिकोड़ता है तो उससे क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं वो बाहर निकलते हैं। वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है टर्जिडिटी मतलब फूलना, टर्जिडिटी मतलब उसका फूलना। तो वैक्यूल्स जो है ये फूगा होने के कारण वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। वैक्यूल्स जो है ये अभी जैसे जितना बड़ा वैक्यूल्स होगा उतना बड़ा सेल्स होगा। ओके, अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैक्यूल्स जो है अगर वो बड़ा है, फूला है, तो सेल भी क्या होगा, तो बड़ा दिखाई देगा। तो वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी मतलब फुलाव। हाँ, वैक्यूल्स क्या करता है, सेल के फुलाव को मेंटेन करके रखता है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहेगा वैक्यूल्स का। अब छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर जो है ग्लाइक्सिजोम्स। अब ग्लाइऑक्सीजोम्स जो है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या है, दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम। देखो यहाँ पर ग्लाइऑक्सीजोम जो दिया हुआ है इसके अंदर क्या कंटेन है, दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम्स। इसका ये मेम्ब्रेन बाउंड है, जो ग्लाइऑक्सीजोम्स है इसके ऊपर किस चीज़ का बाउंड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पर डायग्राम देखोगे, डायग्राम में भी दिया हुआ है, डायग्राम फिगर 5.11 ग्लाइऑक्सीजोम्स के अंदर कि नॉर्मली क्या दिया, दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम्स।
मतलब कि ये जो है ग्लाइऑक्सीजोम्स है, इसके बाहर बाहर क्या दिया है, देखो डायग्राम में देखो क्या दिया हुआ है, मेम्ब्रेन। किससे बाउंड हुआ है ये, मेम्ब्रेन से। ग्लाइऑक्सीजोम्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मतलब इसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। कंटेन इंजाइम्स, इसके अंदर क्या रहता है, इंजाइम्स रहता है। डेट कन्वर्ट, और ये क्या काम करता है, ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड टू शुगर। ये फैटी एसिड टू शुगर को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो क्या दिया हुआ है, ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या है, दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, और इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होता है, ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड टू शुगर को। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दे कैन बी ऑब्जर्व इन सेल्स ऑफ द जर्मिनेशन सीड्स। दे कैन बी ऑब्जर्व इन सेल्स, दे कैन बी ऑब्जर्व इन सेल्स ऑफ जर्मिनेशन सीड्स। हम इसको किस में देख सकते हैं, जर्मिनेटिंग जो सीड्स है, दे कैन बी ऑब्जर्व इन सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। जो जर्मिनेटिंग सीड्स है मतलब अंकुरित या जिसमें अंकुर वगैरह निकला हो ऐसा कोई बीज। ओके, जर्मिनेटिंग सीड्स मतलब अंकुरित, जिसमें अंकुर निकला हुआ हो। तो दे कैन बी ऑब्जर्व इन सेल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। हम जो है ग्लाइऑक्सीजोम्स को किस में देख सकते हैं, हम किसी भी अंकुरित बीज के अंदर हम ग्लाइऑक्सीजोम्स को देख सकते हैं। वेयर द सेल यूटिलाइज, जो अंकुरित बीज होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स होता है, उसके अंदर क्या होता है कि द सेल यूटिलाइज स्टोर फैट्स एज सोर्स ऑफ शुगर टिल इट स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस ऑन इट्स ओन। मतलब जब तक जो है सीड्स बड़ा नहीं हो जाता, उसके अंदर लीव्स वगैरह नहीं आ जाते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगता, तब तक वो क्या करता है, वेयर द सेल यूटिलाइज स्टोर फैट्स एज सोर्स ऑफ शुगर। तब तक जो सेल है वो क्या करता है, वो जो फैट्स एज सोर्स ऑफ शुगर है, जो फैट्स है शुगर है, वो जो स्टोर करके रखा गया है उसी को यूटिलाइज करता है, उसी को यूज करता है, उससे वो सर्वाइव करता है। टिल इट स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस ऑन इट्स ओन, जब तक कि वह अंकुरित बीज बड़ा होकर फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगता। तो ग्लाइऑक्सीजोम्स में हमने क्या देखा कि दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेन एंजाइम्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ये इसके अंदर एंजाइम होता है। एंजाइम क्या काम करता है, फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है। हम इसको किस में देख सकते हैं, दे कैन बी ऑब्जर्व इन सेल्स ऑफ जनरेटिंग सेल। हम इसको अंकुरित बीज के अंदर देख सकते हैं, वेयर द सेल यूटिलाइज, जहाँ जिसके अंदर मतलब अंकुरित बीज में देख सकते हैं, उसमें क्या रहता है कि वेयर द सेल क्या करता है कि वो यूटिलाइज करता है, वो यूज करता है, क्या करता है वो कि जो मतलब कि उसके अंदर स्टोर जो ग्लाइऑक्सीजोम्स के अंदर फैट्स या शुगर वगैरह स्टोर रहता है, उसको वह बीज तब तक यूज करता है, तब तक लेता है जब तक कि वह बड़ा होकर फोटोसिंथेसिस वगैरह न करने लगे। अब यहाँ पर डायग्राम में देखोगे तो ऊपर डायग्राम में आपको ऊपर क्या दिखाई देगा, मेम्ब्रेन दिखाई देगा। मतलब कि नॉर्मली ग्लाइऑक्सीजोम्स के सबसे ऊपर क्या रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम्स। एक मैट्रिक्स मतलब क्या, साइटोप्लाज्म ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम्स। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोर का मतलब क्या है, सेंटर पार्ट ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम्स। ओके, समझ में आया ना कि नाइमरी ग्लाइऑक्सीजोम्स का जो बाहर आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। जो वहाँ पर इसके बीच में है मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है वहाँ उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम्स। और उसके बाद जो कोर है वो क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम्स। ओके, आई होप आपको ये दोनों वेहिकल्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स ये दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।